स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 नीलकंठ। नीलकंठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी है, रेखा चित्र एक, जिसमें उन्होंने जीव जंतु के प्रति प्रेम और लगाव को दर्शाया है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही, चिड़िया वाले की जो दुकान है उसके मालिक का नाम है बड़े मियाँ। तो बड़े मियाँ की दुकान के पास पहुंचते ही उन्होंने पिछली बार आने पर उस चिड़िया वाले बड़े मियाँ हैं, उन्होंने महादेवी वर्मा को बोला, सलाम गुरुजी। वो उन्हें गुरुजी बोलता था। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया था कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगारी खराब है, क्योंकि उसका ये बिजनेस था, वह चिड़ियों को जो पशु पक्षियों को खरीदता और बेचता था। तो वो महादेवी वर्मा से बोलता है कि एक चिड़ी मारी 2 पकड़ के लाया था, एक मोर और एक मोरनी। इसे खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आए क्योंकि इससे इनके पंजों से दवा बनती है। लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई इसे इन्हें मारे। और मैंने उन्हें कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान में, क्योंकि जब बड़े मियाँ भाषण देते थे, जब बोलते थे तो वो बोलते ही जाते थे, उनका रुकने का नाम नहीं लेते थे। के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थक कर जहाँ रोकते वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं, कहाँ है? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें छोटे तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। वो बहुत ही, क्योंकि वो पिंजरा बहुत छोटा था तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उस बच्चों को जड़ रखा हो। मेरे निरीक्षण के साथ बड़े मियाँ की भाषण में चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। बाहर कहा, भाई जरा सोच तो, अभी तो इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मूंजी यानी कंजूस क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अचता पछता कर यानी आगे पीछे देखकर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे, अस्तु, जो भी ठीक लगे। 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखट के रखा तो जाली के चौखट का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के झटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ये ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई, क्योंकि हमेशा महादेवी वर्मा ठग ली जाती थी, क्योंकि उनका दिल बहुत साफ था, तो उनमें चालाकीपन नहीं था। तो वो ठग ली जाती थी तो घर वाले उन्हें चिढ़ाते थे, तो उन्हें बहुत गंदा लगता था यह शब्द कि अगर कोई उन्हें बोलता था कि आप तो ठग लिए तो उन्हें गंदा लगता था। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई थी। यत्न इन कोशिश में विशेषता आ गई थी।
पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उनका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरियों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां, सत्तू आटे की गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका-छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। जो रद्दी जो पुराने कागज थे उनको उन्होंने एक जगह इकट्ठा करके भर रखा था और उस पर उन्होंने अपना नया घर बना लिया। 2-4 दिन में वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, गुप्त यानी छुप कर रहने लगे, क्योंकि उन्हें भी डर लगता कि नया नया है तो वो भी डरे डरे से रहते, तो वो छुप कर रहने लगे। रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे और रात को जो वो कचरा था, रद्दी थी, पुराने कागज थे, उसमें वो आ जाते थे। फिर आश्वस्त यानी संतुष्ट होकर हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत यानी प्रकट होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, जो महादेवी वर्मा ने एक बिल्ली पाल रखी थी, उसका नाम था चित्रा, इन नवागंतुकों का पता नहीं लगा सकती। नव आगंतुक यानी नए मेहमान। तब उसके शोध का क्या परिणाम होता। यहाँ तो 2 सर्वदा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। अनाधिकार यानी बिना अधिकार के, अपरिचित यानी अनजान, सर्वदा यानी बिल्कुल ही अनजान पक्षियों की बिना अधिकार की चेष्टा यानी प्रयास था। इसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गिरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी गर्वीली मजारी के लिए असह्य की कही जाती, क्योंकि मांजरी यानी बिल्ली, बिल्ली के लिए कहा है असह्य थी यानी असहनीय थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, क्योंकि चित्रा ऑलरेडी रहती थी और दोनों मोरनी और आ गए थे, तो महादेवी वर्मा का कमरा बिल्कुल चिड़ियाखाने जैसे लगने लगा। तो मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतु का सामान्य निवास था। एक बार जाली का बड़ा घर बना रखा था, जिसमें महादेवी वर्मा ने अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को रख रखा था। दोनों नव आगंतुक ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया। कायाकल्प रूप बदलना, कौतूहल यानी जिज्ञासा। नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। नववधू यानी नई दुल्हन आती है तो देखकर सब घर वाले सभी उसी के जैसे चिपक जाते हैं, उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। उसी प्रकार जैसे ही मोरनी को उस जाली के बड़े घर में पहुंचाया, तो वो पहले से रहने वाले जो पशु पक्षी थे वो उसके आगे पीछे घूमने लगे। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा। शुरू हो गया। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, है ना, उन्हें देखने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। भूचाल यानी भूकंप आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही हो गया, कायाकल्प यानी रूप वैसे ही क्रमशः हो गया और रंग में था जैसे इल्ली से तितली का बनना। इल्ली जो छोटी होती है, जो फर्स्ट उसकी पोजीशन होती है, उसके बाद वो तितली बन जाती है। मोर के सिर की कलंगी और सघन और ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। बंकिम यानी टेढ़ी, पैनी यानी तेज। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी।
नीलाभ यानी नीली आभा से युक्त, द्युति यानी चमक, कि गोल आंखों में इंद्रनील यानी नीलमणि, इंद्रमणि की नीली आभा से युक्त द्युति यानी चमक झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा, लंबी नील यानी नीली, हरित यानी हरी, ग्रीवा यानी गर्दन, नीले और हरे का मिश्रण नील हरित होती है। जो गर्दन है कि हर भंगिमा, उसकी हर हाव भाव में धूप छाए ना, काला सफेद धूप छाए तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद लिखावट स्पष्ट होने लगी। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। इंद्रधनुष और उद्दीप्त यानी चमक उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। महादेवी वर्मा बोलती कि जो उन दोनों की जो हाव भाव थे, सुकुमारता यानी उनकी नाजुकता थी, उनका जो सौंदर्य था, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसको तो सिर्फ देख के ही महसूस किया जा सकता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, काली सफेद चमकीली हली गर्दन, हवा में चंचल कलंगी जो ऊपर लगी होती है मोर की, पंखों की श्याम श्वेत काली सफेद पत्रलिक मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण, नीली ग्रीवा के कारण, नीलाभ यानी नीली चमकीली जो गर्दन है उसके कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण, बिल्कुल उसके के साथ साथ रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त। मोर इस तरह से रहता, वह उनका जैसे सेनापति हो, सारे जीव जंतुओं का सेनापति हो, या फिर उसी पर ही सभी जीव जंतु की सुरक्षा का पहाड़ हो। वो उनसे बहुत अच्छे से के साथ रहने लगा। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना इकट्ठी कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता था, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार, चोंच के प्रहार से उन्हें दंड देने लगा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच में उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्तक्रंदन न करने लगते, यानी जब तक वो पीड़ा से रोने न लगते, उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता, कि उसकी जो नीलकंठ की जो चोंच थी वो इतनी पैनी थी कि वो जब उनके खरगोश के बच्चों के कान पकड़ लेता था तो उसमें छेद हो जाता था, कर्णभेद यानी छेद हो जाता, कान छिद जाते थे। पर वे फिर कभी उन्हें क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम ही असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता, और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ वाला सा खेलते रहते, उसमें छुपन छुपाई खेलते रहते। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु छोटा खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। कि थोड़े दिन बाद उस जाली घर में सांप घुस गया और पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था, कि
उसको निगलने के प्रयास में, सांप उसको निगलना चाहता था, तो उस प्रयास में उसका जो खरगोश का आधा मुँह है तो वो उसमें उसके मुंह में चला गया सांप के, और आधा जो शरीर था वो बाहर रह गया, शेष आधा तो बाहर था। उसकी चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके, क्योंकि वो छोटा था और कमजोर था। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद बिल्कुल कमजोर स्वर की व्यथा पहचानी, और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। वो इतना नील जानवर होने के पश्चात भी वो इतना समझदार था कि उसे पता था कि अगर उसने चोंच सांप के मुंह पर चोंच मारी तो उस खरगोश को भी नुकसान पहुंच सकता है। उसने सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया, और परंतु निश्चेष्ट सा वहाँ पड़ा रहा। उसने अपने दिमाग का प्रयोग करके उसकी चोंच पर इतने प्रहार किए कि वह घायल हो गया सांप, और उसके जब उसकी पकड़ ढीली हुई तो खरगोश का बच्चा उससे बाहर निकल गया, और वह निश्चेष्ट से यानी बिना हिले डुले वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। राधा जो किसी असामान्य घटना की सूचना चारों तरफ देती, मंद केका यानी धीमे आवाज में प्रसारित कर दी। उसने चारों तरफ ये सूचना फैला दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया। रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। कार्तिकेय जो भगवान है, शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका जो वाहन है वो है मयूर यानी मोर। तो माधवी वर्मा बताती है कि मयूर को उन्होंने क्यों चुना। शायद उस दिन समझ में आ गया था कि मयूर क्या होता है, बहुत ही उदार और रक्षा करने वाला पक्षी होता है, कि जिस प्रकार से उसने खरगोश की रक्षा की। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, उसमें हिंसा नहीं है। इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उसका जीवन ही क्रूर कर्म है, जिनका जीवन क्रूर कर्म है, बुरा काम करना है। क्योंकि बाज चील है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन मोर बहुत ही शांति प्रिय वीर पक्षी है, वो हिंसक नहीं है। नीलकंठ ने उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी उपलक्ष्य सम पर ठहर जाता। उपलक्ष्य यानी बिना लक्ष्य के सम पर नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा उसके चारों तरफ घूमकर एक पूर्ण ताल का परिचय देती। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। आगे का हम बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ें।